एसेक्टिव रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं है तो आपको, या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन, तो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अब इस सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, वो है एसेक्टिव रिप्रोडक्शन। मैंने आपको पहले ही पार्ट में बताया कि एसेक्टिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्टिव रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि यहाँ पे दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। और एसेक्टिव रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। इसके बारे में हमने बात ऑलरेडी की है फर्स्ट पार्ट में। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्स्ट पार्ट की, आप पहले फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्टिव रिप्रोडक्शन। जो एसेक्टिव रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे इस सिलेबस में खाली दो टाइप्स है एसेक्टिव रिप्रोडक्शन के। एक है बडिंग और दूसरा है फिशन। सबसे पहले हम देखेंगे बडिंग। बडिंग क्या होता है? इज द टाइप ऑफ एसेक्टिव रिप्रोडक्शन इन विच स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द बॉडी नोन एज बड डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। बॉडी के ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ आता है। यहाँ पे मैंने एक जो डायग्राम है, डायग्राम से आप समझोगे। ये हाइड्रा एक एनिमल है, ये एक्वेटिक एनिमल है, पानी में होता है, ठीक है। अब इस हाइड्रा का, इस हाइड्रा की बॉडी में यहाँ पे देखो एक छोटा सा बड, एक आउट ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है बॉडी से। इस आउट ग्रोथ को हम बड कहते हैं। अब ये बड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये पहले बड था छोटा, उसके बाद ये सेकंड स्टेज में आ गया, अब ये थोड़ा इससे ज्यादा बढ़ गया। अब ये बड इससे ज्यादा बढ़ जाता है, अब ये ग्रो हो जाता है, कंटिन्यूअसली ग्रो हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे जो बड है इतना ज्यादा ग्रो हो गया है कि अब इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बराबर अपने पेरेंट के जैसा है। तो जैसा यहाँ पे पेरेंट है, ये पेरेंट का स्ट्रक्चर है ये वाला, और वैसे ही यहाँ पे बड का स्ट्रक्चर भी है। अब लास्ट में क्या होता है, ये बड यहाँ पे डिटैच हो जाता है। जहाँ पे ये पेरेंट के साथ अटैच होता है, यहाँ पे ये बड डिटैच हो जाता है और ये बड बॉडी से अलग हो जाता है, बॉडी से ब्रेक हो जाता है। जब बॉडी से ब्रेक ऑफ हो गया ये बड अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, अलग अलग से ग्रो करता है, अपनी बॉडी के, अपने पेरेंट बॉडी के बगैर ग्रो करता है। एंड दिस टाइप ऑफ एसेक्टिव रिप्रोडक्शन इज नोन एज बडिंग, ठीक है। सो बडिंग में क्या होता है कि बड जो है एक आउटग्रोथ जो होता है बॉडी का, जिसे हम बड कहते हैं, वो बॉडी से डिटैच हो जाता है, कट जाता है और नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है। सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और इसकी जो एग्जांपल है ये किन में होता है, ये हाइड्रा में होता है, स्काइफा में होता है या सेल्पा में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फिशन। नाउ व्हाट इज फिशन? फिशन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है, एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जहां पे एक पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में। और जो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स एक पेरेंट बॉडी के बनते हैं, या दो से ज्यादा सेल्स बनती है, उन सेल्स को हम डॉटर सेल्स कहते हैं। सो फिशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्टिव रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल डिवाइड्स इनटू टू और मोर सेपरेट इंडिविजुअल सेल्स नोन एज डॉटर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिशन है, मैंने कहा कि या तो दो सेल्स बनती है या तो दो से ज्यादा सेल्स बनती है। अब फिशन में क्या हो जाता है, पहले जो है फिशन स्टार्ट्स विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। पहले जो है फिशन में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम से समझ में आएगा, ये पेरेंट सेल है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो ये ब्लैक पार्ट है यहाँ पे, ये है न्यूक्लियस, और जो ग्रीन पार्ट यहाँ से आपको दिखाई देता है ये है साइटोप्लाज्म। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है। ये देखिए न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है अब, लेकिन यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद, इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और एक सेल जो है उसके दो सेल्स बनती है यहाँ पे। सो मैंने आपको कहा कि पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। अब फिशन जो है, फिशन भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिशन के दो टाइप्स हैं, एक है बाइनरी फिशन और दूसरा है मल्टीपल फिशन। नाउ व्हाट इज बाइनरी? बाइनरी मींस टू। बाइनरी का मतलब है यहाँ पे दो। सो जब एक पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाती है दो स्मॉल डॉटर सेल्स में, व्हेन ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू स्मॉल डॉटर सेल्स, द टाइप ऑफ फिशन इज नोन एज बाइनरी फिशन। बाइनरी आप याद रखोगे, बाइनरी का मतलब है टू, व्हिच मींस द पेरेंट सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। अच्छा, फिशन ऑफ इज नोन एज बाइनरी फिशन। ओके, जब पेरेंट सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इस फिशन को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। अब इसके बाद है मल्टीपल। नाउ व्हाट डज मल्टीपल मीन? एज यू नो दैट मल्टीपल मीन्स मनी। मल्टीपल का माने है मनी, यानी कि बहुत सारी, ठीक है। सो मल्टीपल फिशन सिंपली है मनी, व्हेन ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मनी सेल्स, मनी डॉटर सेल्स, क्योंकि मल्टीपल का माने ये मतलब बहुत सारी सेल्स। सो व्हेन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू सेवरल स्मॉल डॉटर सेल्स, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज मल्टीपल फिशन। जब एक पेरेंट सेल बहुत सारी डॉटर सेल्स में मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, इसको हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। इन मल्टीपल फिशन द न्यूक्लियस अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, लेटर द साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो मल्टीपल फिशन है ये बाइनरी फिशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। बाइनरी फिशन में मैंने आपको कहा था पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद जो है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है साथ साथ। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद
क्लोजली जल्दी ही साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन मल्टीपल फिशन में क्या है, ये देखिए आप, मल्टीपल फिशन है तो यहाँ पे जो व्हाइट पार्ट है ये है यहाँ पे न्यूक्लियस, जो येलो पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। अब देखिए इस न्यूक्लियस के बहुत सारे न्यूक्लियस बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म अभी यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है। तो पहले न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब न्यूक्लियस कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म आ जाता है। तो थोड़ी सी डिफरेंस है कि यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन के बाद इमीडिएटली साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद इमीडिएटली साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, जो द डॉटर सेल्स आर कवर्ड बाय अ वॉल और वॉल नोन एज सिस्ट। यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होती है ना, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस के बाहर एक वॉल प्रोड्यूस हो जाता है, एक स्टफ वॉल प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट यहाँ से वॉल है। अब ये सिस्ट क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। जब बाहर अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, जब बाहर जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं होता है, वो हार्मफुल होता है, उस वक्त ये सिस्ट जो है ये इन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है इन्हें बाहर के एनवायरनमेंट से। और जब बाहर एनवायरनमेंट जो है ठीक हो जाता है, एनवायरनमेंट फेवरेबल आता है, तो ये सिस्ट जो है ये ब्रेक हो जाता है कहीं पे और ये सारी की सारी डॉटर सेल्स जिनमें न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, ये सारी की सारी रिलीज हो जाती है। तो एक पेरेंट सेल से बहुत सारी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। सो दिस इज मल्टीपल फिशन, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन कंप्लीट हुआ। मल्टीपल फिशन में एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये एक मलेरिया, जिससे मलेरिया हो जाता है, मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है, इसमें मल्टीपल फिशन हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हो प्लाज्मोडियम, और बाइनरी फिशन की आप एग्जांपल लिख सकते हो एमीबा सॉरी। अब एक और क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, वो है टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होती है, यहाँ पे आपको समझना है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होती है। टेस्ट ट्यूब बेबीज जो है ये ऐसी टर्म है जिसे हम अक्सर गलत समझते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज जो है एक्चुअली क्या होता है, कभी जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन होती है, मेल्स एंड फीमेल्स के जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद वहाँ पे एम्ब्रियो बन जाता है, फिर फीटस बन जाता है और फिर बच्चा पैदा होता है। लेकिन कभी जो है नॉर्मली ऐसे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होती है मेल में या फीमेल में कि वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। तो उस वक्त डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर एग्स कलेक्ट करते हैं फीमेल की बॉडी से। सो फीमेल की बॉडी से ओविडक्ट से एग कलेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो फादर है उसके स्पर्म्स भी कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि बॉडी के बाहर एग लाया जाता है, फीमेल का एग, और मेल का स्पर्म भी बॉडी के बाहर लाया जाता है। अब इनको बॉडी के बाहर आपस में फ्यूज कराया जाता है, ठीक है। सो समटाइम्स डॉक्टर कलेक्ट eggs and sperms from parents and keep them together for few hours। तो कुछ घंटों के लिए एग और स्पर्म को आपस में क्लोज रखते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसे हम IVF कहते हैं। IVF याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी। ह्यूमन्स में फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी ही होता है, नेचुरल प्रोसेस से नॉर्मली बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो कामयाब सक्सेसफुल नहीं होता है, उस वक्त डॉक्टर्स IVF टेक्निक यूज करते हैं। और वो क्या करते हैं, एग्स और स्पर्म्स कलेक्ट करते हैं मदर एंड फादर से और बॉडी के बाहर इनको फ्यूज कराते हैं, बॉडी के बाहर इनको फर्टिलाइज कराते हैं, यानी कि जाइगोट जो है वो बॉडी के बाहर बनता है। जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इस जाइगोट को क्या किया जाता है, ये जाइगोट वापस माँ के यूटिरस में, माँ के वॉम में डाला जाता है और वहां पे एक बेबी बन जाता है, जैसे बेबी नॉर्मली बनता है। जो सेल है वो डिवाइड होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और फिर वहां पे एम्ब्रियो बन जाता है। फिर एम्ब्रियो बनने के बाद वहां पे फीटस बन जाता है। जैसे एक नॉर्मल बेबी प्रोड्यूस होता है वैसे ही ये बेबीज भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज, और इस टेक्निक से जो बेबीज प्रोड्यूस हो जाती है उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, जो मैंने यहाँ पे नोट रखा है, दैट बेबीज डज नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स। आप ये याद रखोगे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज में बेबीज जो है वो टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल भी ग्रो नहीं होते हैं। टेस्ट ट्यूब में यानी कि बॉडी के बाहर खाली फर्टिलाइजेशन होती है, इसको सिर्फ नाम दे दिया गया है टेस्ट ट्यूब बेबीज। बाकी जो प्रोसेस होती है, बर्थ होता है, वो नॉर्मल बेबीज की तरह ही होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ डॉली। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोन क्या होता है। अगर हम एक सेल से दूसरी सेल बनाएंगे, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल बनाएंगे, या एक टिश्यू से दूसरा टिश्यू बनाएंगे, एग्जैक्टली सेम टिश्यू बनाएंगे, या एक ऑर्गन से एग्जैक्टली दूसरा ऑर्गन बनाएंगे, या एक ऑर्गेनिज्म से एग्जैक्टली दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, द प्रोसेस इज नोन एज क्लोनिंग। और वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है, दूसरा टिश्यू होता है, दूसरा ऑर्गन होता है, उसे हम क्लोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे मार्केट में, अगर आप देखोगे आईफोन होता है, आईफोन का प्राइस है 1 लाख रुपीज, लेकिन उसका जो क्लोन आता है, डुप्लीकेट आईफोन होता है, उसका प्राइस 10,000 होता है, मेड इन चाइना वाला।
वो बिल्कुल आईफोन लगता है लेकिन एक्चुअली आईफोन नहीं होता, उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है। सो डुप्लीकेट कॉपी को हम क्लोन कह सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। सो एग्जैक्ट कॉपी जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्लोन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोनिंग वाज परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट लैन विल्मट एंड हिज कोवर्कर्स इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में जो है ये प्रोसेस किया गया, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो था जिसने ये प्रोसेस किया है उसका नाम है लैन विल्मट। लैन विल्मट ने अपने कुछ कोवर्कर्स के साथ ये प्रोसेस किया है, और पहला जो क्लोन है वो ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और द क्लोन शीप एंड नेम्ड इट डॉली। इन्होंने एक शीप को क्लोन किया और उस शीप को नाम दे दिया गया डॉली, और ये हमारे सिलेबस में है, स्टोरी ऑफ डॉली। डॉली कैसे बना, ठीक है, और कैसे इसे प्रोड्यूस किया गया, और इसका जो मेथड है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मैं आपको बताऊंगा, ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि डॉली कैसे प्रोड्यूस किया गया। पहले आप ये क्लियर करो कि क्लोन क्या होता है। क्लोन होता है जब हम कोई एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं किसी ऑर्गन की, ऑर्गेनिज्म की, किसी पार्ट का या किसी सेल का, ठीक है। और पहला क्लोन जो है आप याद रखोगे, साइंटिस्ट लैन विल्मट ने ये पहला क्लोनिंग किया है स्कॉटलैंड में, ठीक है, और इसका नाम है डॉली। सो यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन दी है, ये मैंने डायग्राम बनाई है यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि पहला जो क्लोनिंग है, जो डॉली बना वो कैसे बना, आपको ये समझना होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। सो लैन विल्मट ने क्या किया, लैन विल्मट ने 2 शीप्स लाए। पहला शीप इसने लाया फिन डॉर्सेट शीप, और दूसरा शीप इसने लाया स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। आपको पता है कि ये जो फिन डॉर्सेट शीप और ये स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है, ये दोनों फीमेल्स है, ये दोनों फीमेल्स है, ठीक है। आपको पता है कि जब एक बच्चा प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वहां पे 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। वहां पे एक मेल पेरेंट की जरूरत पड़ती है जो स्पर्म देता है, और फीमेल पेरेंट की जरूरत पड़ती है जो एग प्रोड्यूस करता है। जब एग और स्पर्म फ्यूज हो जाता है तो बच्चा प्रोड्यूस हो जाता है एनिमल्स में। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 2 फीमेल एनिमल्स लाए गए, यहाँ पे मेल एनिमल है ही नहीं। जो फिन डॉर्सेट शीप है ये भी फीमेल है, जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है ये भी फीमेल है, ठीक है। अब क्या किया गया, जो फिन डॉर्सेट शीप है उसकी बॉडी से एक सेल निकाली गई। वो कौन सी सेल थी, वो सेल थी सेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो ग्लैंड जो ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो होते हैं उनको हम मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। जो ब्रेस्ट्स में सेल्स होती है उन्हें हम मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब ये फीमेल है इसलिए इसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और मेमोरी ग्लैंड से एक सेल लाया गया और इस सेल को ऑब्टेन किया गया, ठीक है। अब आप ये बताओगे कि इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, क्या इसमें फुल क्रोमोसोम्स होंगे या हाफ क्रोमोसोम्स होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में हर किसी सेल में फुल क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ एग और स्पर्म में हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब एग और स्पर्म मिल जाता है, ज़ायगोट बन जाता है, तो फिर से फुल क्रोमोसोम्स बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मेमोरी सेल है, मेमोरी ग्लैंड है, इसमें फुल क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम्स नहीं है, क्योंकि ये सेक्स सेल नहीं है। मेमोरी सेल जो है ये सेक्स सेल नहीं है, ये ना तो एग है ना तो स्पर्म है। सो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो फुल है। फुल को हम कहते हैं डिप्लॉइड, डिप्लॉइड को हम लिखते हैं 2n, ठीक है। 2n मींस यहाँ पे फुल क्रोमोसोम्स है, ये सेल डिप्लॉइड है, ये स्पर्म की तरह हैप्लॉइड नहीं है, ठीक है। अब स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव जो है, यहां से इसकी बॉडी से एक एग ऑब्टेन किया गया। एग, इसने जो एग प्रोड्यूस किया वो बॉडी के बाहर लाया गया एग, ठीक है। अब एग जो है, एग में भी न्यूक्लियस होता है, अब एग में भी क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, एग में तो हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, फुल क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। सो एग में जो है वो हाफ क्रोमोसोम्स, यानी कि एग जो है ये हैप्लॉइड है, तो इसे हम एन लिखते हैं। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ, तो इसमें हाफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। सो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि फिन डॉर्सेट शीप से एक मेमोरी सेल निकाली गई, उस मेमोरी सेल में फुल क्रोमोसोम्स है, जो न्यूक्लियस है उसमें फुल क्रोमोसोम्स है। अब स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एग निकाला गया, उस एग में हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं एग में, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया गया, अब मेमोरी ग्लैंड से जो न्यूक्लियस है वो रिमूव किया गया, और एग से भी जो न्यूक्लियस है वो रिमूव किया गया। मैंने यहाँ पे इस इमेज को बनाया है आपके लिए। सो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, रेड न्यूक्लियस अलग किया है। अब यहाँ पे एग रहा, यहाँ पे एग रहा, लेकिन इस एग में कोई न्यूक्लियस नहीं है, और आपको पता है कि न्यूक्लियस के बगैर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और यहाँ पे भी जो है मेमोरी सेल है जिसको हमने बाहर किया, इसमें जो न्यूक्लियस है उसको हमने बाहर निकाला, ठीक है। सो अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, एक तो यहाँ पे न्यूक्लियस है मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस, और यहाँ पे न्यूक्लियस है एग का न्यूक्लियस, और हमारे पास एग सेल भी यहाँ पे है विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। आपको पता है कि जाइगोट जो है इसमें फुल क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो फुल क्रोमोसोम्स मदर एंड फादर के जब क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फादर है ही नहीं, यहाँ पे मेल प्रेजेंट ही नहीं है, तो फुल क्रोमोसोम्स कहाँ से आएंगे। अब देखो लैन विल्मट ने यहाँ पे जबरदस्त टेक्निक इस्तेमाल की। अब इसने क्या किया, इसने लैन विल्मट ने इस खाली एग को लाया, ठीक है। अब इस खाली एग को लाया, अब इस खाली एग में इस वक्त कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, इस खाली एग में कोई भी क्रोमोसोम इस वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। अब लैन विल्मट ने क्या किया, लैन विल्मट ने जो मेमोरी ग्लैंड में, मेमोरी सेल में न्यूक्लियस था, वही न्यूक्लियस इसमें डाला। अब इस न्यूक्लियस में फुल क्रोमोसोम्स है। सो बाहर से ये एग है, बाहर से ये एग है, और अंदर से जो न्यूक्लियस है वो मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे ये एक किस्म का जाइगोट बन गया, ठीक है।
ये जाइगोट बन गया। और यहाँ पे जो जाइगोट बना वो फादर के बगैर बना, मेल पेरेंट के बगैर बना जाइगोट। कैसे जाइगोट बना? आपको पता है कि जाइगोट जो होता है उसमें एग का जो है साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो एग का ही है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो एग का ही है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म तो पूरा एग का ही है। जो यहाँ पे ब्लू कलर है ये साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म किसका है? ये एग का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पे न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस में फुल क्रोमोसोम्स हो। तो इसका जो अपना न्यूक्लियस है ये रेड, ये हमने बाहर किया, और हमने यहाँ पे मेमोरी सेल का न्यूक्लियस लाया। मेमोरी सेल में तो पूरे क्रोमोसोम्स है, अब हमने इसको एग में डाला, ठीक है। तो ये एग जो है ये जाइगोट बन गया, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स आ गए फुल क्रोमोसोम, और फुल क्रोमोसोम्स जाइगोट में होते हैं। और यहाँ पे जाइगोट बन गया पेरेंट के बगैर, मेल पेरेंट के बगैर जाइगोट बन गया, ठीक है। अब ये जाइगोट जो यहां पे बना, इस जाइगोट को उठाया गया, फिर लैन विल्मट ने क्या किया, इस जाइगोट को वापस डाला स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के यूटेरस में, उसके वॉर्म में, ठीक है। अब इसने वापस डाला इस जाइगोट को, यानी कि जो जिसका एग था, जिस फीमेल का एग था, उसी के वॉर्म में वापस डाला गया इस एग को, ठीक है। उसी के वॉर्म में वापस डाला गया। लेकिन न्यूक्लियस किसका इस्तेमाल किया गया? न्यूक्लियस इस्तेमाल किया गया फिन डॉर्सेट शीप का, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जब ये जाइगोट है इसने डिवाइड करना स्टार्ट किया, और कुछ टाइम के बाद ये जाइगोट जो है ये फीटस बन गया, और ये फीटस पैदा हुआ। जब यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को नाम दे दिया गया डॉली, ठीक है। अब डॉली जो है, डॉली कैसा लगेगा? अब डॉली के जो बॉडी का शेप है, बॉडी का स्ट्रक्चर, वो कैसा होगा? वो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के जैसा होगा या फिन डॉर्सेट शीप के जैसा होगा? आपको पता है कि जो भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो भी हमारी बॉडी का कैरेक्टर होता है, उसकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में होती है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियस किसका इस्तेमाल किया गया? यहाँ पे न्यूक्लियस इस्तेमाल किया गया फिन डॉर्सेट शीप का। तो जो डॉली है, डॉली इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फिन डॉर्सेट शीप। तो डॉली जो है ये एग्जैक्ट कॉपी है फिन डॉर्सेट शीप। अब देखेंगे यहाँ पे कि एग जो था वो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का था, ठीक है। बच्चा जो पैदा हुआ वो पैदा हुआ स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से, लेकिन बच्चे का शेप जो है, बच्चे का स्ट्रक्चर जो है वो किसके जैसा है? वो फिन डॉर्सेट शीप के जैसा है, ठीक है। सो ये फर्स्ट ब्रेक थ्रू था, ये फर्स्ट टाइम था जब लैन विल्मट ने ये प्रोसेस किया। इसके बाद बहुत सारी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे क्लोन किए गए। अब इसकी जरूरत, आप सोच रहे हो कि इसकी जरूरत क्या है? वाई डू वी नीड क्लोनिंग? हमें यहाँ पे इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? अब इसकी जरूरत हमें ये है, देखो यहाँ पे मेल के बगैर बच्चा प्रोड्यूस हुआ। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि फादर के बगैर बच्चा प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फादर के बगैर, स्पर्म के बगैर बच्चा प्रोड्यूस हुआ, और वो बच्चा जो था वो एग्जैक्ट कॉपी था फिन डॉर्सेट शीप का, ठीक है। सो हम यहाँ पे पता चला कि हम खाली एग से और किसी और सेल का, जैसे मेमोरी सेल का न्यूक्लियस से, और हम खाली एग से एक नया बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हम ये ह्यूमन्स में भी कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन्स में ये अलाउड नहीं है। इसका जो साइंटिस्ट को इसके लिए इजाजत नहीं है कि वो ह्यूमन्स में इस एक्सपेरिमेंट को कर सके, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इस इमेज को बनाने में काफी टाइम दिया है ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। आप कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, इनके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, और देखेंगे लास्ट में क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स? एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? आई थिंक मैंने ये पहले ही या दूसरी स्लाइड में आपको बताया कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। रिप्रोडक्शन के बगैर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो जमीन पे जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स है, जो स्पीशीज है, वो एक्सटेंट हो जाएंगे, क्योंकि डेथ इज इनविटेबल। डेथ हर किसी ऑर्गेनिज्म में हो जाती है। अगर नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुए तो या जमीन पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा, और रिप्रोडक्शन जो है एक स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी मैंने आपको बताई कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन होता है जब एग और स्पर्म फ्यूज हो जाता है। स्पर्म जो है एक्रोसोम से एंजाइम्स रिलीज करता है, जिससे जोना पेलिसुरा जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है और वहां पे जाइगोट बन जाता है। ये सारी की सारी प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में हो जाती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया है। अब थर्ड क्वेश्चन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। सिंपल क्वेश्चन है, बॉडी के फीमेल बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है, ए टेडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट बाय द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है जिससे एक टेडपोल जो है एडल्ट में डेवलप हो जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया, उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस में जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखेंगे, इसमें जो हार्मोन यूज होता है, इस्तेमाल होता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन जाइगोट इज, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस जाइगोट में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं? आपको पता है जाइगोट जो होता है, जाइगोट बन जाता है जब एग एंड स्पर्म आपस में मिल जाते हैं। एग में एक न्यूक्लियस होता है, स्पर्म में एक न्यूक्लियस होता है। जब वो जाइगोट में एंटर हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इनके जो न्यूक्लियस है वो मीट हो जाते हैं। तो जाइगोट जो है उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 1, क्योंकि जाइगोट जो है उसमें एक ही सेल होती है और उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है।
गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस। जाइगोट एंड फीटस में क्या डिफरेंस है? जाइगोट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो मैंने भी बताया जाइगोट एक ही सेल की बनी होती है, जबकि फीटस जो होता है वो मल्टी सेल होता है, वो थाउजेंड्स लैक्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स का बना होता है, बहुत सारी सेल्स का बना होता है फीटस। दूसरा पार्ट जो है, जाइगोट में ऑर्गन्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑर्गन्स इन जाइगोट, क्योंकि एक ही सेल है तो वहां पे कौन सा ऑर्गन बन जाता है। लेकिन फीटस जो मैंने आपको बताया, फीटस की डेफिनेशन होती है जब हम एम्ब्रियो में सारे के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, उनके ऑर्गन्स आइडेंटिफाई होते हैं, उसे हम फीटस कहते हैं। तो फीटस में ऑर्गन जो है वो आइडेंटिफेबल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड्स। मैंने अभी आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हेन ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्वड एंड नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एंड इसके जो टू टाइप्स है वो है, टू मेथड्स है वो है फिशन, फिशन में आता है बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन, और जो इसका सेकंड टाइप है वो है बडिंग। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको फिशन के दोनों टाइप्स लिखने हैं और इनके डायग्राम्स भी बनाने हैं, और आपको बडिंग जो है ड्रा की उसकी डायग्राम भी आपको जरूरी बनानी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। एम्ब्रियो कहां पे एम्बेड हो जाता है? मैंने आपको बताया कि यूटेरस का वॉल जो होता है, जिसे हम एंडोमीट्रियम कहते हैं या एंडोमीट्रियल लाइनिंग कहते हैं, वहां पे यूटेरस एम्बेड हो जाता है, वहीं पे यूटेरस रुक जाता है और ग्रो हो जाता है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस की एग्जांपल? मेटामॉर्फोसिस क्या है और इसकी एग्जांपल आप देंगे। मेटामॉर्फोसिस होता है जब ट्रांसफॉर्म होता है लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। और भी बहुत सारी डिफरेंस है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फॉर एग्जांपल एक या फ्यू एग्स रिलीज हो जाते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे एग्स रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में नॉर्मली जो फीटस है वो बॉडी के अंदर ग्रो हो जाता है, बच्चा बॉडी के अंदर ग्रो हो जाता है नॉर्मली। ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बच्चा जो है हमेशा बॉडी के बाहर ही ग्रो होता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस है। अब लास्ट में यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई ट्रू फॉल्स है। आई होप कि आप इन सब के आंसर दे पाओगे, क्योंकि ये सब हमने ऑलमोस्ट पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, तो ये रॉन्ग है। ओविपेरस एनिमल्स एग्स ले करते हैं, तो इसको हम कहेंगे ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, दिस इज एफ। ठीक है। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। क्या स्पर्म सिंगल सेल होता है? बिल्कुल सिंगल सेल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। यस, फ्रॉग जो है बॉडी के बाहर एग्स ले करता है, तो इसे हम ट्रू कहेंगे, दिस इज ट्रू। A new human individual develops from a cell called gamete। नहीं, गैमेट से नया इंडिविजुअल नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गैमेट अलग है और जाइगोट अलग है। खाली स्पर्म से नया इंडिविजुअल नहीं बन सकता है, खाली एग से नया इंडिविजुअल नहीं बन जाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं फिर नया इंडिविजुअल बन जाता है, और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ पे जाइगोट बनता है। तो इसे हम फॉल्स यहाँ पे रखेंगे। फॉल्स इसलिए क्योंकि जाइगोट से नया इंडिविजुअल बनता है, गैमेट से नया इंडिविजुअल नहीं बनता है। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग ले किया जाता है वो सिंगल सेल होता है। यस, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग ले किया जाता है वो सिंगल सेल। अगर आप देखोगे हेन्स में या बर्ड्स जो है, बर्ड्स में जो एग होता है, एग के बाहर शेल होता है जो कैल्शियम का शेल होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर ही होता है। यानी कि जब बर्ड्स एग ले करते हैं, जब हेन एग ले करती है, तो वो एग जो होता है वो ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड होता है। ठीक है, वो फर्टिलाइज्ड एग होता है और वो एक ही सेल का बना होता है। सबसे बड़ा एग जो है ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच एग जो है वो सबसे बड़ी सेल है, सबसे बड़ा एग है, तो वो भी एक सिंगल सेल है। तो यहाँ पे हम ट्रू रखेंगे। एमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। एमीबा में बडिंग होता है, गलत। एमीबा में फिशन होता है, बडिंग नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नेसेसरी नहीं होता है, सो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, सो ये फॉल्स है। बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिशन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ये बिल्कुल ट्रू है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। A zygote is formed as a result of fertilization। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है, ये भी ट्रू है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ही बनता है। अब लास्ट है हमारे पास, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। एम्ब्रियो सिंगल सेल का बना होता है। एम्ब्रियो सिंगल सेल का नहीं बना होता, ये बहुत सारी सेल्स का बना होता है। सिंगल सेल का खाली जाइगोट होता है, जाइगोट जब डिवाइड होता है एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो जो है बहुत सारी सेल्स का बना होता है। सो लास्ट पार्ट जो है ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया, और जिसमें जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनकी भी हमने प्रैक्टिस की है। आई होप कि मैंने हर कोई पॉइंट यहाँ पे किया होगा मेंशन। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटता है, मैंने यहाँ पे नहीं बताया होगा या स्किप हुआ होगा, तो आप मुझे पूछ सकते हो। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।